नमस्कार, मणिगुरु में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। मोदी सरकार का अंतिम बजट पेश हो चुका है। जैसी कि उम्मीद थी, इस बजट में किसानों, मीडियम सैलरी क्लास, छोटे कारोबारियों का खास ख्याल रखा जाएगा। करीब करीब ऐसा ही हुआ भी। और अब सवाल ये उठ रहा है कि टैक्स में छूट तो आपको मिल गई, लेकिन निवेश आप कहां करें, किस तरह से बनाएं अपना नया पोर्टफोलियो। और उन्हीं सब बारीकियों पर बात करने के लिए हमारे साथ शो में आज दो खास मेहमान जुड़ेंगे। उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे कराऊंगी जरूर, लेकिन सबके पहले ये बता देना आज जरूरी है कि इनकम टैक्स स्लैब में आखिर क्या बदलाव हुए हैं। क्योंकि सुबह से ही, जब से बजट पेश हो रहा था, उस वक्त से ही इनकम टैक्स को लेकर के लोगों के मन में एक उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। तो उसे साफ करना सबसे पहले जरूरी है। देखिए रिपोर्ट और समझिए। Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. बजट भाषण के दौरान जैसे ही पीयूष गोयल ने 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री करने का ऐलान किया, संसद में मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। दरअसल समझा ये गया कि टैक्स की मार झेल रहे मीडियम क्लास के लिए ये बड़ी राहत है, लेकिन दरअसल ये एक बड़ा कंफ्यूजन था। थोड़ी ही देर में ये बात साफ होने लगी कि असल में टैक्स छूट की ये खुशखबरी सिर्फ उन लोअर मिडिल क्लास से जुड़े लोगों के लिए थी जिनकी सालाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है। लगभग 3 करोड़ से अधिक टैक्स पेयर्स को हमने एक लाभ जरूर अभी इस बजट में दिया है कि जिसकी भी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है, और ये टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होती है, तय की जाती है जब बाकी सब डिडक्शंस भी कैलकुलेट हो जाते हैं। अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक हो तो उन व्यक्तियों को एक टैक्स रिबेट पूर्ण रूप से दिया जाएगा। यानी दरअसल हुआ ये कि सरकार ने टैक्स फ्री इनकम की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 गुनी यानी 5 लाख रुपए कर दी है। इसका मतलब हुआ कि 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही अगर 5 लाख तक की इनकम वाला 80C का इस्तेमाल करते हुए 1.5 लाख का निवेश करता है तो उसकी 6.5 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। बाकी लोगों के लिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपके लिए टैक्स में कोई भी राहत नहीं है। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन में 10,000 रुपए की राहत जरूर दी गई है। वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है। हालांकि सरकार ने दूसरे तरीकों से टैक्स पेयर्स को थोड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री ने बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर 10,000 की जगह 40,000 रुपए तक के ब्याज को टैक्स फ्री कर दिया है। साथ ही घर के किराए से इनकम पर टीडीएस की सीमा 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 रुपए कर दी है। वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि टैक्स फाइलिंग को और आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा। आईटी रिटर्न की प्रोसेसिंग 24 घंटे के भीतर होगी। साथ ही टैक्स की स्क्रूटनी की पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी, यानी इंसानी दखल पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 6.5 लाख तक जब आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो तो 6.5 लाख तक 5 लाख तक अगर आपकी सैलरी है तब तो आप लड्डू बंटवा सकते हैं, लेकिन आपकी सैलरी अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा है तभी परेशान होने की कोई खास जरूरत है नहीं। क्योंकि अभी तक जैसे आपकी लाइफ चल रही है आगे भी वैसी ही चलती रहेगी। जिस टैक्स स्लैब में आप आते थे उसी में आप आगे भी आएंगे। और देखिए, दोनों ही खास मेहमान शो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज अजीज हैं जो कि डिप्टी सीईओ हैं आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के। बहुत स्वागत है फिरोज आपका शो में। इसके अलावा हर्षवर्धन रूंगटा जी भी जुड़ गए हैं, सीपीएफ रूंगटा सिक्योरिटीज के। बहुत स्वागत आपका भी हर्षवर्धन जी। और सबसे पहले आप दोनों ही मेहमानों से मैं जानना चाहूंगी कि आज का बजट कैसा लगा आपको, कितना नंबर आप देना चाहेंगे। फिरोज, शुरुआत आपसे। आई थिंक मैं इसको 8 on 10 दूंगा बजट को, फॉर द रीजन बीइंग द बजट एक्चुअली इज अ लिटिल पॉपुलिस्ट बजट, जिसमें डायरेक्ट राहत फार्मर्स को और अनएम्प्लॉयड पीपल को दी जाएगी। इससे डेफिनेटली एक अच्छी भावना पैदा होती है, बिकॉज सब लोग बजट देखते नहीं हैं।
जब बैंक अकाउंट का क्रेडिट आता है तो उनको एहसास होता है कि उनको एक सब्सिडी जैसी एक रकम मिली है। तो अगर पहला ट्रांसफर अगर मार्च के पहले होता है तो डेफिनेटली उसमें गवर्नमेंट को फायदा होगा, और कैपिटल मार्केट्स जो इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट है उसमें गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत महत्वपूर्णता रखेगी एटलीस्ट 2019 में। सो आई वुड गिव इट 8 on 10। ठीक है हर्षवर्धन जी, आप इससे ज्यादा नंबर देंगे या इससे कम या फिर इतना ही? वेल एक्चुअली मैं दूंगा 7 on 10। एक पॉइंट कम है। एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि हम ये समझते हैं कि ठीक है ये इंटरिम बजट था, इसमें हम टैक्स स्लैब्स वगैरह में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक मौका ज़रूर था कि अगर 87A का जो सेक्शन के अंडर में आपने राहत दी है अप टू 5 लाख इनकम, तो आपको थोड़े जो सेक्शंस हैं जिसमें पिछली बार भी ना कोई भी राहत नहीं दी गई थी, जैसे 80D का सेक्शन है जिसमें आप मेडिक्लेम का प्रीमियम भरते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी जो अलग सेक्शंस थे जिसमें काम करने की उतना ज्यादा कवर लेने की कोशिश करें। अगर हम इन सब पहलुओं को देखते हैं तो प्रीमियम बर्डन भी बढ़ चुका है। सो राहत की जो जरूरत थी वो 25,000 से ज्यादा बढ़ा के इस बजट में आप बढ़ा सकते थे। सो ओनली फ्रॉम दैट पर्सनल फाइनेंस को पर्सपेक्टिव में ध्यान में रखते हुए मैं 7 on 10 दे रहा हूं। अदरवाइज फ्रॉम अ पॉपुलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ फॉरवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये अच्छा बजट है, एंड होपफुली जो सोचा है सरकार ने वो इजिली उसे नेक्स्ट 1 ईयर में रोल आउट कर सके। ठीक है, लेकिन हम चूंकि बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस की, लोगों को हमें ये राय देनी है कि बजट तो नया आ गया, क्या इसके हिसाब से नया पोर्टफोलियो बनाना भी जरूरी है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिरोज, सबसे पहले आज पर्सनल फाइनेंस के लिहाज से लोगों को बजट में क्या कुछ मिला? देखिए पर्सनल फाइनेंस की पर्सपेक्टिव से ऑफ कोर्स टैक्स स्लैब, जैसे हर्ष ने कहा कि टैक्स स्लैब में बदलाव होने की संभावना कम थी। सेक्शन 87A से डेफिनेटली उन्होंने जो लिमिट थी 5 लाख को नीचे टैक्स फ्री कर दिया, विच आई थिंक इज अ बिग मूव, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स स्पेशली टैक्स इन्वेस्टमेंट्स को प्रोपेल करेगा, क्योंकि अगर आपकी पगार आफ्टर डिडक्शन 5 लाख है या 6 लाख है आफ्टर डिडक्शंस, उसमें आपको 32,000 रुपए का टैक्स लगता है। सो ये जो इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करने के लिए ये डेफिनेटली अ वेरी गुड टूल। सेक्शन 87A जो अमेंड किया है, आई थिंक जो 3.5 लाख से 5 लाख पे लेके गए हैं, विच आई थिंक इज वेरी गुड। इससे इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स में और सही दिशा में डेफिनेटली लोगों की इन्वेस्टमेंट्स होंगी। अगर आप अपनी सेक्शन 80C की डिडक्शन, NPS की डिडक्शन यूज नहीं कर रहे तो उसको अब यूज करने का मौका आ चुका है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी जो डिफरेंशियल टैक्स जो बच सकती थी, जो कि काफी अधिक हो सकती है, वो चूक जाएंगे आप उससे। सो इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन के लिए बहुत बढ़िया बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हर इंसान की लाइफ में ऐसा मकाम जरूर आएगा कि उनके 2 घर हो सकते हैं, तो उसके लिए काफी अच्छी सुविधा दी है। सेक्शन 54 को अमेंड किया है। सेक्शन 54 में आपको 2 घर खरीदने की अब सुविधा है। उसमें 40 लाख का एक इंडिविजुअल को फायदा हो सकता है टैक्स का 1 टाइम। और आपको दूसरा, अगर आपके पास सेकेंड हाउस है उसको भी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर करके उस पे जो डीम्ड रेंट था वो भी बचा सकते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड मूव फ्रॉम अ रियल एस्टेट टैक्सेशन स्टैंड पॉइंट। तो मेरे हिसाब से अब इट विल बी अ केस फॉर अ सेकेंड होम इन केस, जो कि पहले नहीं था। आई थिंक एसेट अलोकेशन में रियल एस्टेट विल हैव अ कमबैक। बिल्कुल। तो जैसा कि फिरोज आप कह रहे हैं कि 80C का अगर अभी तक आपने फायदा नहीं उठाया तो अब आपको उठाना जरूर शुरू कर देना चाहिए, वरना आप घाटे में रहेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अब लोगों को फोर्सफुली सेविंग की ओर आगे बढ़ा रही है। और चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि 5 लाख तक की छूट का गणित आखिर है क्या, क्योंकि आज हमने देखा कि सबसे पहले लोगों को लगा कि छूट मिली नहीं है, इनकम टैक्स का दायरा जो है वो जस का तस से बढ़ाया नहीं गया है। उसके बाद एक अलग कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले हम आपको एक बार फिर से ये बताना चाहेंगे कि 5 लाख तक की छूट का आखिर गणित क्या है। देखिए 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा अगर आपकी टैक्सेबल इनकम
5 लाख से ज्यादा है तो फिर आप की जो यथा स्थिति थी वो बरकरार रहेगी, मतलब अभी तक आप जितना टैक्स दे रहे थे उतना ही टैक्स आपको आगे भी देना होगा। पुराना टैक्स स्लैब जो आपका है वही लागू होगा, उसी के हिसाब से आप टैक्स देंगे। और इसके अलावा एटीसी का लाभ आप ले सकते हैं जो कि 1.5 लाख रुपया है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन तो है ही। तो हर्षवर्धन जी, इसे 5 लाख की जगह अगर मैं 7 लाख कहूं कि 7 लाख तक की आपकी जो इनकम है वो टैक्स फ्री हो गई है, तो फिर क्या सही होगा? जी हाँ, आप एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास 5 लाख तक की तो लिमिट जो प्रिस्क्राइब्ड है वही है। उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए आप एटीसी में जमा कर सकते हैं, और एटीसीसीडी 1B में जो आपका एनपीएस के लिए 50,000 रुपए हैं वो भी आप जमा कर सकते हैं। तो ये मिला के अगर 7 लाख तक आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोविजन। जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी राहत अगर दी जाती है, हो सकता है ये राहत सारे टैक्स पेयर्स को फायदा नहीं हो, ये स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए है जो करीबन हम जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर बोलते आ रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा। उनकी जो टैक्स फाइलिंग है वो 5 लाख रुपए तक है। तो अगर उनको भी फायदा होता है तो उतना ही कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे हाथ में आते हैं और वो इकोनॉमी को प्रोपेल करने के लिए काफी होता है। अब ये सवाल उठता है कि आप उसके आगे अगर 2 लाख रुपए का फायदा नहीं उठा रहे हैं तो ये आपके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी खराब है। अगर आपकी इनकम सालाना मान लीजिए 7 लाख है और 2 लाख रुपए आपको जमा करने हैं या 1.5 लाख रुपए आपको एटीसी में जमा करने हैं, तो इतने तो आपको आपकी फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेविंग्स करनी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। सो आप अगर बचत को ध्यान में रखते हुए उसका सेक्शन का फायदा उठाते हैं तो आपको टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी फायदा मिलता है, जो कि आपकी इनकम 5 लाख के नीचे आ जाती है। सो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया गया है, एनकरेज किया गया है। और ये पर्सनल फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम पर्सनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं, आपके जो आगे जाते हुए फ्यूचर के जो गोल्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए आपको इन्वेस्ट तो करना ही है। तो क्यों ना हम ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करें जहां से आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम होती है और आपके फ्यूचर गोल्स भी पूरे हो जाते हैं। अगर हम एक पर्सनल फाइनेंस अगेन, क्योंकि हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एक अच्छी बात जो है कि हम स्लोली एंड ग्रेजुअली जो असेसमेंट होता है आपके इनकम टैक्स रिटर्न का, वो फेसलेस असेसमेंट होगा। सो ये एक्चुअली एक बहुत ही एनकरेजिंग स्टेप है, क्योंकि ये कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया और हैरेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया। सो आई थिंक जो भी पूरा अगर हम देखें, टैक्स की राहत जो है वो एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल डेफिनेटली इस बात का है कि कन्वीनियंस देखा गया है कि आपको कोई भी तरीके से परेशानी नहीं हो। अगर हम 2 फ्लैट की बात करें, बहुत ही एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि लोगों का जो काम की वजह से अगर उनको दूसरे सिटीज में रहना पड़ता है, वहां पे वो घर खरीद लेते हैं, परिवार कहीं और रह रहा है, तो उसमें आपको नॉशनल रेंट देना है। आई थिंक ये सब चीजों को जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी को समझते हुए अगर कोई प्रपोजल दिया गया है तो ऑन दैट काउंट इट इज अ वेरी गुड प्रपोजल। गुड प्रपोजल। और फिरोज, पूरे अगर टैक्स की हम बात करें, एक आम आदमी कितनी टैक्स की छूट ले सकता है? 7 लाख तक की तो हमने बात कर ली, 5 लाख तक की आपको छूट सरकार की तरफ से दे दी गई, 1.5 लाख एटीसी के अंदर हो गया, 50,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। इसके अलावा भी अगर एक आम आदमी और ज्यादा टैक्स बेनिफिट लेना चाहे तो वो कौन कौन सी जगह है जहां उसे मिल सकती है ये छूट? जो होम लोन पे जो इंटरेस्ट भरा जाता है उसकी 2 लाख की लिमिट है आपकी। वो डिडक्शन काफी भारी भरकम डिडक्शन है। वो डिडक्शन से भी आप वो टैक्सेबल लिमिट को अपनी पार करे बगैर आप 5 लाख के नीचे आ सकते हैं। सो दैट्स 1-2 लाख। दूसरा, एजुकेशन लोन पे जो इंटरेस्ट होता है उसमें भी लिमिट्स हैं, और मेडिकल पे लिमिट्स हैं। और जैसे आपने कहा स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 to 50 हो चुकी है, तो अगर ठीक से प्लानिंग करें तो ऑलमोस्ट 9.5 लाख तक या उससे ज्यादा भी, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस, कि होम लोन लिया गया है कि नहीं, एजुकेशन लोन लिया गया है कि नहीं, तो उसके हिसाब से यू कैन गो एज मच एज 9.5-10 lakhs ऑल्सो। बट जाहिर सी बात है कि सब केसेस में आप 7.5 lakhs तक तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। 50 स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1.5 lakhs एटीसी, एनपीएस का 50,000 सेपरेट, ये 7.5 लाख तो सब लोगों के लिए लागू है। बट बाकी केस स्पेसिफिक 10 लाख तक भी जा सकता है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एक बात होती है कि टैक्स ना भरना, बट ये जो राहत होती है आपकी कन्वीनियंस की राहत होती है। आपको पता है कि आप टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, दो कन्वीनियंस होता है।
आई थिंक इस बजट में ये जो विजन उन्होंने दिखाया कि इनकम टैक्स की जो स्क्रूटनीज होंगी और इनकम टैक्स की इवैल्यूएशंस होंगी वो इलेक्ट्रॉनिकली होंगी अगले 2 साल में, दिस अ वेरी वेरी बिग स्टेप फॉर अ कंट्री दिस लार्ज। आई थिंक इतना प्रोग्रेसिव सोचना itself इज अ गुड न्यूज। इस गवर्नमेंट ने इतना प्रोग्रेसिव सोचा कि करप्शन कम करने के लिए, कन्वीनियंस लाने के लिए इन्होंने एनोनिमिटी प्रपोज की है। देखा जाएगा कि इंप्लीमेंटेशन कैसी होगी, बट द थॉट इटसेल्फ इज सो गुड। बिल्कुल, और हमने दर्शकों को स्क्रीन के ऊपर दिखाया भी कि किस तरह से वो टोटल जो उनकी टैक्स की छूट है वो 10,35,000 तक हो सकती है और इसका फायदा उठा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एफडी हो गया, पोस्ट ऑफिस में आपने एफडी अकाउंट है आपका या फिर बैंक में एफडी अकाउंट है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट की तरफ से जो ब्याज में मिलने वाली छूट है उसे 10,000 से बढ़ा करके 40,000 तक कर दिया गया है। हर्षवर्धन जी, समझना मैं यहाँ पर ये चाहूंगी कि ऐसे लोग जो कि ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग जिनकी आय का वो जरिया होता है, ऐसे लोगों के लिए ये अच्छी खबर है और इससे और ज्यादा प्रोत्साहन बढ़ेगा बैंक में एफडी खुलवाने को लेकर के। अगर हम इसकी बात करें कि ये जो स्ट्रक्चर जो हमने बात की कि 10,000, पहले आप 10,000 से ज्यादा अगर ब्याज कमाते तो आपके जो इनकम है उस पर आपका टीडीएस कट के आपको मिलता था, और अगर आपको टीडीएस नहीं कटवाना है तो आपको फॉर्म 15H या वो फॉर्म जमा करने पड़ते थे बैंक में। अगर हम एक प्रोफाइल देखें जो सीनियर सिटीजन है या जो नॉन फाइनेंशियल सैवी इन्वेस्टर्स हैं जिनको बैंक फिक्स डिपॉजिट में विश्वास है और वही समझते हैं, तो अगर हम उनकी बात कर रहे हैं और उनको अगर ये राहत मिली गई है कि जिसमें आपको 40,000 रुपीज़ तक आपको टीडीएस नहीं कटेगा, सो आई थिंक बहुत ही एनकरेजिंग है। अगेन जैसे मैंने कहा कि ये पूरा बजट अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि अननेसेसरीली आपको हैरेसमेंट नहीं हो। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो और आपका टीडीएस कट रहा है तो आपको उसका रिफंड के लिए क्लेम करना पड़ता है, जो मिल जाता है, ऐसा नहीं मिलता नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस बढ़ता है। तो सीनियर सिटीजन है, हाउस वाइफ्स हैं या जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये कन्वीनियंस अगर मिलती है तो डेफिनेटली अच्छी बात है। इसका ये मतलब नहीं कि कंप्लायंस नहीं होगा, जो AIR की रिपोर्टिंग्स हैं वो सब तो अपनी जगह पे होने वाली है। सिर्फ है कि फ्रॉम अ कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू एक टैक्स पेयर, एक इंडिविजुअल को अगर ये राहत दी गई है तो इट इज़ वेरी वेलकम। और ये सिर्फ है कि उनको ये ध्यान रखना है कि इनकम की चोरी नहीं हो, मतलब जो टैक्स की चोरी नहीं हो, इनकम अनडिक्लेयर्ड नहीं चली जाए, तो वो AIR के जरिए पे जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करनी है वो ऐसे भी मिलने वाली है। सो क्या ये एनकरेजमेंट मिलेगा? येस, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि हम कई निवेशकों से जब बात करते हैं तो TDS कटता है, इसके चक्कर में वो कई बार दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में भी निवेश करते हैं। तो अगर 10,000 से 40,000 हुआ है तो डेफिनेटली एटलीस्ट वो सेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स जो है जो TDS की झंझट की वजह से इन्वेस्ट नहीं करते थे, एटलीस्ट वो 40,000 रुपीज तक के लिए उनको एनकरेजमेंट उतना तो मिल जाएगा। एक सवाल मेरा आप दोनों से ही है, हर्षवर्धन जी, सबसे पहले आप ही इसका जवाब दे दें। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कितना फायदा इससे होगा? क्योंकि हम हमेशा हमारे व्यूवर्स को यही कहते हैं कि ज्यादा पैसे आपके हाथ में है, इसका मतलब ज्यादा खर्च नहीं बल्कि ज्यादा निवेश है। आप जबकि आपकी बचत ज्यादा होगी, इसका मतलब ज्यादा खर्च नहीं, फिजूल खर्ची नहीं, बल्कि ज्यादा निवेश और ज्यादा पैसा। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री फिलहाल इसे किस तरह से देख रही है, कैसे बेनिफिट होगा? आपने शुरुआत में कहा था कि जो 5 लाख की उम्र, 5 लाख की जो इनकम है उस समय तक का जो टैक्सेशन है वो उसमें उन लोगों को फायदा होगा जो 5 लाख के ऊपर कमा रहे थे, वो जैसे पहले भर रहे थे वैसे अभी भरेंगे। सो अगर आप पहले जैसे भर रहे थे और वैसे ही भरते रहेंगे तो आपकी लाइफ में वैसे कुछ बदलाव नहीं हुआ है। सिर्फ है कि अगर हम ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस लिहाज में प्रोग्रेस होगी। अगर हम 5 लाख के नीचे की इनकम की बात करें तो डेफिनेटली आपके हाथ में पैसे बचे हैं, जो 7,500 रुपए हैं वो एक्स्ट्रा भी आपके हाथ में आने वाले हैं। अभी हम इस पहलू को देखते हैं कि जब हम कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल या फैमिली की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, जो गोल्स की लिस्ट होती है और जो उसको मीट करने के लिए, उसे पाने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज आज की तारीख में होते हैं, हमेशा वो रिसोर्सेज कम होते हैं। मतलब हमारे जो लक्ष्य, सारे लक्ष्य हमारे इन्वेस्टमेंट से पूरे नहीं हो सकते एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, तो हमेशा वो गैप रहता है। अब ये ऐसे जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसमें आपको ये मौका उठाना चाहिए और जो भी एक्स्ट्रा सेविंग हो रही है वो आपको अपने लक्ष्य की तरफ डाइवर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपके अनएक्सपेक्टेड है। ये आपने जो ओरिजिनली प्लान किया था उसमें आपको ये 7,500 रुपए बच नहीं रहे थे। अब ये बजट प्रोविजंस की वजह से अगर आपके 7,500 रुपए एक्स्ट्रा बचने लग गए तो डेफिनेटली आप उसे वो जो गैप था पहले आपकी प्लानिंग में उसको फिल करने में लगाएंगे।
और जो फिल करने के लिए हम बात करते हैं निवेश करने की, सो आपका सवाल था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कैसे फायदा होगा। सो वेल, म्यूचुअल फंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इन्होंने अपने आप को इतनी अच्छी तरह डेवलप किया है। जो रेगुलेटर है सेबी, उन्होंने बहुत क्लोज वॉच रख के इन्वेस्टर्स के हित में सारे रेगुलेशंस बनाए हैं। सो ये इंडस्ट्री प्रोग्रेसिव है, इसमें हर तरीके के प्रोडक्ट्स हैं फॉर एवरी काइंड ऑफ इन्वेस्टर। अगर किसी को एक दिन के लिए पैसे लगाने और उनको 20 साल के लिए पैसे लगाने, हर इन्वेस्टर के लिए एक प्रोडक्ट है, हर रिस्क प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो एक बहुत पॉपुलर एसेट क्लास बनते जा रहा है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली इसका फायदा हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से ग्रैब करेगी और एक और बेहतरीन प्रोडक्ट रेगुलेटर की मदद से और रेगुलेटर के सुपरविजन के अंडर में अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लग जाएंगे। फिरोज, आप भी ऐसे ही सोचते हैं? म्यूचुअल फंड में अब लोग और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, टैक्स से जो बचत है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए अच्छी साबित होगी? तो मेरे हिसाब से ये बजट से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का नुकसान ही हुआ है, क्योंकि जो ग्रोथ स्टोरी जैसे हर्ष ने कहा वो तो इंटैक्ट ही थी। अगर हम उसको सीमित रखें डिस्कशन को बजट की तरफ, तो देन आई वुड से दैट नुकसान इसीलिए है क्योंकि डिडक्शन जो टीडीएस की बात की थी हमने 10 से 50,000 पहुंचाने की, तो उसमें 10 से 40,000 पहुंचाने की, तो 5.5 लाख तक की एफडी कराने वाले को आज टीडीएस नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आपको 40,000 रुपए का इंटरेस्ट की बात हो रही है तो 5-5.5 लाख की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 8% पे 40,000 होती है। तो 5.5 लाख की एफडी कराने वाले को भी अगर टीडीएस ना हो रहा हो, तो डेट में म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी सेलिंग पॉइंट ये थी कि उसमें टैक्स बेनिफिट होता था और इंडेक्सेशन की सुविधा थी, इसीलिए लोग एफडी से डेट फंड्स में जाते थे। अब 5.5 लाख के जो निवेशक हैं डेट में, आप उनकी अगर दूसरी इनकम भी ना हो तो वो डेट से शाय अवे करेंगे। म्यूचुअल फंड अपने रेगुलेटर के साथ बहुत लॉबी कर रही हैं कि जैसे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है वैसे ही डेट लिंक सेविंग स्कीम एटीसी में शामिल होने चाहिए, जिसका अनाउंसमेंट नहीं आया। थोड़े इंडस्ट्री लीडर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डेट लिंक्ड सेविंग स्कीम्स भी आएंगी ताकि जो एटीसी का जो बेनिफिट है वो म्यूचुअल फंड की तरफ भी जाए, ना कि सिर्फ पीपीएफ और ईपीएफ में और दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाए। तो म्यूचुअल फंड के लिए नुकसानदायक है मेरे हिसाब से। बट आई थिंक लाइक हर्ष सेड, जो लॉन्गर स्टोरी बहुत अच्छी है क्योंकि बहुत जागरूकता बढ़ रही है। ओवरऑल बजट की वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, के ऊपर भी यहाँ पर बात कर लेते हैं हर्षवर्धन जी। हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे कि एटीसी का दायरा अगर नहीं बढ़ाया गया है तो कम से कम जो एनपीएस है एटीसीसीडी के तहत जो 50,000 की एक्स्ट्रा लोगों को छूट मिल जाती है, लोग निवेश कर लेते हैं, कम से कम उसका दायरा या तो बढ़ा दिया जाता है। एनपीएस का और ज्यादा रुझान भी लोगों के अंदर बढ़ जाता है। एनपीएस के बारे में थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि एटीसी से बाहर का दायरा है, एटीसी वैसे ही ओवर क्राउडेड है। इसके अलावा भी अगर आपको सेविंग्स करनी है, निवेश करना है, तो एनपीएस को फिलहाल आप कैसे देखते हैं बहुत शॉर्ट में? सो देखिए, एनपीएस का एक प्रमोट करने के लिए एक अलग से एक सेक्शन बना के एक्सक्लूसिवली मैनेज किया गया है कि भाई एटीसीसीडी 1B में आप 50,000 रुपये डाल सकते हैं। सो इन एनी केस उसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी फेवर दिया गया है इन दैट सेंस। एंड फ्रॉम अ स्ट्रक्चर्ड पेंशन प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू एनपीएस बहुत अच्छा है और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को वो अपील डेफिनेटली करेगा। बट आई थिंक उसको दायरा बढ़ाना, 50,000 ऑलरेडी है, 1,50,000 भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एटीसी के अंडर में आप नहीं कर सकते, टोटल 2 लाख आप एनपीएस में कर सकते हैं। बट इन एनी केस आई डोंट थिंक उसमें और कुछ बढ़ाने की उस हिसाब से जरूरत थी। अच्छा, अब क्या करें निवेशक, ये भी थोड़ा समझना जरूरी हो जाता है, लोगों के मन में कहीं घबराहट ना हो। तो अब शॉर्ट में जरा हर्षवर्धन जी ये भी बता दें कि फिलहाल क्या करना चाहिए जो निवेशक हैं उन्हें। सो वेल, देखिए, इस बजट की वजह से आपके कोई भी लॉन्ग टर्म गोल्स में बदलाव नहीं हुआ है। बजट एक रोड मैप है कि अगले 1 साल में सरकार किन जगहों पे ध्यान देगी और किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करेगी और क्या उनके एक्सपेंडिचर के प्लान्स हैं। सो अगर हम 1 साल का जो बजट देखते हैं उससे आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में कुछ भी फेर बदलाव नहीं हुआ है। आपके 1 साल में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। आपके अगर बच्चे बड़े होकर पढ़ाई करने आपको भेजना है तो आपको भेजना ही है, आपको रिटायर होना है तो रिटायर होना ही है। तो 1 साल में सरकार क्या करेगी उससे आपके फाइनेंशियल प्लान में या एसेट एलोकेशन में पर से कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप उसे बरकरार रखें
और ये खाली बजट को इस तरह देखें, आप इस तरह से देखें कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म की आप जो सोच रहे थे, अगर आपने इक्विटी एलोकेशन किया है तो इकोनॉमी की प्रोग्रेस पे बहुत डिपेंड करता है। तो इकोनॉमी की प्रोग्रेस और सरकार का जो फोकस ऑन द इकोनॉमी है वो बरकरार है, और उस हिसाब से आप अपना एसेट एलोकेशन मेंटेन करते हुए आगे इन्वेस्टमेंट करते रहे। बजट को देख के आपको फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। आपके अगर गोल्स चेंज हुए हैं या इनकम चेंज हुई है या कोई लाइफस्टाइल चेंज हुई है, तब आप चेंज करें। बजट को देखते हुए कोई भी अपने फेरबदलाव अपने पोर्टफोलियो में करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके लक्ष्य ना बदल जाए, जब तक आपका गोल ना चेंज हो जाए या आपकी जरूरतें ना बदल जाए, तब तक अभी आपका जो निवेश है उस पर डटे रहिए, अडिग रहिए और लगातार निवेश करते रहिए, क्योंकि ज्यादा पैसे कमाने का यही मूल मंत्र है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, फिरोज और हर्षवर्धन जी, हमारे साथ आज इस स्पेशल शो में जुड़ने के लिए। तो मनी गुरु में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।